आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिंकिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन वन बाय वन. ठीक है, तो I will try my best to put these into a simple manner with the help of certain examples. So let us start with an example. Consider a horizontal surface. एक horizontal surface यहाँ पे हम consider करेंगे and take a rectangular block of any solid substance and place that rectangular block where on the surface, on this horizontal surface at rest. ये रख दिया हमने यहाँ पे रेस्ट पे. Is this clear? अब यहाँ पे हमें लग रहा है बॉडी इज एट रेस्ट. अब हमें लग रहा है शायद इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. नो, नंबर ऑफ फोर्सेस इवन इफ द बॉडी इज एट रेस्ट स्टिल नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट. ठीक है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस मतलब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो के बराबर होगा. अब देखते हैं कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है. नंबर वन, सपोज and with the mass of the block. ये जो ब्लॉक हमने रखा इसका मास हम इज्यूम करेंगे m है. तो इस पे जो पहला फोर्स एक्ट कर रहा है वो है ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ. जो अर्थ है इट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है ना, एंड विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ब्लॉक. सो फर्स्ट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक दैट इज द weight of the block and which is acting vertically downwards, mg. This is the weight of the block. If m is the mass of the block, then weight of the block जो है वो किसके बराबर होगा, mg, and is acting vertically downwards towards the center of the earth. Okay. अब is there any other force? Yes, there is second force जो इस weight को बैलेंस करेगा. ठीक है ना. अब वो सेकंड फोर्स कौन है? When we place block on the horizontal surface, what happens? This block exerts force or pressure on the horizontal surface. ये ब्लॉक जब हम सरफेस पे रखेंगे ये ब्लॉक भी फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पर? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. ठीक है ना. एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इन टर्न एक्सर्ट्स इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन व्हाट? ऑन द ब्लॉक. ये वापस इस ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, जब ब्लॉक हम रखते हैं तो क्या होता है, ये जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ द टेबल या सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है, जो भी सरफेस है जिसपे हमने ये ब्लॉक रखा, ये सरफेस क्या होगा, इसमें डिफॉर्म हो जाएगा. इसमें स्लाइट डिप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा जहां पे हम ये ऑब्जेक्ट रखेंगे, जहां पे हम ब्लॉक रखेंगे. ठीक है ना. तो ये जो डिफॉर्म सरफेस है, दिस डिफॉर्म सरफेस इन टर्न विल एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ब्लॉक. उतना ही फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा. ठीक है ना. दिस इज क्लियर टू यू. इन अपोजिट डायरेक्शन. तो किस डायरेक्शन में? इन ए डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस इन कंटैक्ट, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिएक्शन. इसको कहते हैं रिएक्शन. आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ब्लॉक एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द टेबल, टेबल इन टर्न एक्सर्ट्स द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द ब्लॉक एज अ रिएक्शन. दिस कॉल्ड रिएक्शन. दिस इज क्लियर टू यू. ओके, दिस इज द रिएक्शन. एंड नाउ अब ये जो रिएक्शन है किस डायरेक्शन में? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस इन कंटैक्ट. सरफेस इन कंटैक्ट, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये जो रिएक्शन मिलती है टेबल से वापस ब्लॉक पर, जो ये एक्सर्ट करता है फोर्स, टेबल वापस जो ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करता है, और वो फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है किस पे? टू द सरफेस इन कंटैक्ट. याद रखना. Therefore, it is called a normal reaction. Normal reaction. Is this clear? Okay. And these are the two forces. यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे है, टेबल पे है, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो ब्लॉक पे two forces एक्ट कर रहे हैं simultaneously. Two concurrent forces. One is weight of the block and second is the normal reaction. ठीक है ना. अब तीन केसेस हो सकते हैं यहाँ पे. एक, या आर ज्यादा होगा या एम जी ज्यादा होगा, या दोनों बराबर होंगे. अगर आर ज्यादा है एम जी से, देन व्हाट विल हैपन? अगर रिएक्शन ज्यादा होगी तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ से. यानी कि अगर रिएक्शन जो मिलेगी ब्लॉक को टेबल से, अगर वो वेट से ज्यादा होगी तो इस ब्लॉक को क्या होगा, ये ऊपर की तरफ से जाएगा. इट विल एक्सीलरेट
इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है। देन अगर वेट ज्यादा होगा mg ग्रेटर देन द रिएक्शन, देन ये ब्लॉक नीचे जाएगा, नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगा, ऐसा भी नहीं है, ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, जो वेट है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द रिएक्शन, इट इज दिस रिएक्शन विच बैलेंसेस द वेट ऑफ द ब्लॉक, देयरफॉर द ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है ना, इसलिए ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पे। इज दिस क्लियर? सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज जीरो, सो इट मींस दैट द वेट ऑफ द ब्लॉक इज बैलेंस्ड बाय द normal reaction, or with the normal reaction it balances the weight of the block. Is this clear to you? Okay, now what is the net force acting on the block? ये इसके equivalent opposite है तो zero, so net force acting on the block is zero. Is this clear to you? So it is at rest. And now अब यहां से हम एक फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, बहुत ही वीक फोर्स, स्मॉल फोर्स हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स, वो एफ डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। F dash is the applied force. Applied force. ये applied force मैंने अप्लाई कर दिया, बहुत ही वीक फोर्स, यहां पे लिखेंगे applied force. Applied force. ठीक है? ओके, बहुत ही स्मॉल फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए 0.1 न्यूटन मैंने अप्लाई कर दिया, या पहले था ही नहीं, पहले अप्लाइड फोर्स था 0, ठीक है ना, तो खाली ये दो फोर्सेस थे, और कोई फोर्स था, कोई फोर्स नहीं था। अब हम अप्लाई करेंगे स्मॉल फोर्स 0.1 न्यूटन, मैंने बहुत ही स्मॉल, मान लीजिए ब्लॉक बड़ा है, इस पे एक छोटा सा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जब छोटा सा स्मॉल सा फोर्स या वीक फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली द ब्लॉक विल नॉट मूव, इट विल नॉट स्लाइड, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स बहुत कम है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, अगर थोड़ा सा फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, एज क्लियर। मगर यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट विल एक्सेलरेट। अब चाहे स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करे या वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स से भी एक्सेलरेट होगा, वीक फोर्स से भी। स्ट्रॉन्ग फोर्स से जल्दी जल्दी एक्सेलरेट हो जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी जल्दी चेंज हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। और वीक फोर्स अप्लाई करने से स्लोली इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, धीरे धीरे एक्सेलरेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, सो वेदर वी अप्लाई स्मॉल फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, बॉडी मस्ट एक्सेलरेट, बॉडी एक्सेलरेट करनी चाहिए। यानी कि अगर ये ब्लॉक यहाँ पे मैंने स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, ये मूव करनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है, सो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज सम इनविजिबल फोर्स which comes into play and acts on what, on the block, and which balances the applied force, जो इस applied force को balance कर रहा है, and that force is called what, force of friction. So force of friction जो हमने पहले डिस्कस किया, force of friction comes into play when we apply the force on a block, force of friction comes into play. जब applied force नहीं था, यहाँ पे लेकिन जब अप्लाइड फोर्स 0 था, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं था। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त भी होता तो ये ब्लॉक मूव करता, ठीक है ना। अगर अप्लाइड फोर्स करने से पहले ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता तो उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ये बॉडी मूव करती, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब है पहले से कोई नेट फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा जब अप्लाइड फोर्स 0 होगा। इज दिस क्लियर? अब हमने स्मॉल फोर्स अप्लाई किया, इस स्मॉल फोर्स से हम क्या देख रहे हैं, बॉडी अब अभी भी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज हुआ, ठीक है ना। A force of friction comes into play which balances what, which balances the applied force and is acting tangentially between the two surfaces in contact. This is the force of friction, यहां से एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, which acts tangentially between the surfaces in contact. Is this clear to you? Okay, this is the force of friction, F. This is applied force F dash. Is this clear? Okay. अब ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसी वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, इट बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स। तो अगर मैंने 0.1 न्यूटन अप्लाई किया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0.1 न्यूटन ही होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड अपोजिट फोर्स कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना।
which would be exactly equal in magnitude, ठीक है ना, किस मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा 0.1 यानी कि अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद अगर और जीरो यानी कि और फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स बढ़ा देंगे 0.2, मैंने 0.1 अप्लाई कर दिया, अब अगर और फोर्स ऑफ यानी अप्लाइड फोर्स हम बढ़ा देंगे, फोर्स बढ़ा देंगे हम थोड़ा सा, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से भी ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फोर्स हमने जितना फोर्स हमने बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही होगा। ठीक है, अगर और बढ़ा देंगे अप्लाइड फोर्स स्लाइटली, ठीक है 0.3 कर देंगे, मान लीजिए अभी भी ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होगा, इस स्टेज पर भी किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर। यानी कि जितना हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, हमने फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया। अगेन द बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग, इज दिस क्लियर? सो एज द बॉडी डज नॉट मूव, ठीक है ना, इवन इफ वी हैव इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स, सो इट मीन्स दैट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इज दिस क्लियर? तो इफ वी गो ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, what will happen, force of friction also increases, a final stage reaches, एक स्टेज ऐसी आएगी जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या अप्लाइड फोर्स हमने बढ़ा दिया 0.4 तक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 4 तक है, ये एक ऐसी स्टेज है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा देंगे, स्लाइटली फोर्स बढ़ा देंगे, तो व्हाट हैपन्स, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, उसके बाद बॉडी मूव कर रही, तो यहां से यहां तक मैंने फोर्स बढ़ा दिया, पहले 0.1 रखा, 0.2, 0.3, 0.4 तक मैंने कंटिन्यूसली बढ़ा दिया अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी यहां तक मूव नहीं कर रही है। मगर इसके बाद अगर हम स्लाइटली फोर्स अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं 0.41 न्यूटन, ठीक है ना, स्लाइटली मैंने इंक्रीज कर दिया है, क्या अप्लाइड फोर्स स्लाइटली मैंने इसके बाद इंक्रीज कर दिया, तो इसके बाद क्या होता है, ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग, अब ब्लॉक मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसअपियर हो गया, वो खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां तक मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, तो इसके बाद ये फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये तो 0.4 ही न्यूटन रहेगा इनिशियली, ठीक है, 0.41 न्यूटन जब हमने अप्लाई किया, इसके बाद ये 0.4 न्यूटन ही रहेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए जो अप्लाइड फोर्स है वो है ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो अप्लाइड फोर्स अब ज्यादा है, ठीक है ना, तो जितना ये ज्यादा है उस फोर्स की वजह से क्या ये करेगा, ये बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज दिस क्लियर टू? क्योंकि अब अप्लाइड फोर्स यहां से ज्यादा होगा, अब यहां से इसके बाद बॉडी मोशन में होगी। अब अगर फर्दर इंक्रीज करेंगे 0.5 न्यूटन, तो यहाँ पे 0.5 नहीं 0.42 पहले करेंगे, तो यहाँ पे देयर यू विल ऑब्जर्व स्लाइट डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0.38 न्यूटन, ठीक है। अब फिर और इंक्रीज करेंगे 0.5, तो ये कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट 0.38, 0.6 एंड देन 0.38 अगेन, उसके बाद ये कांस्टेंट ही रहेगा। इज दिस क्लियर टू? तो जब हमने पहले फोर्स अप्लाई किया, स्मॉल फोर्स से हमने स्टार्ट किया, यानी 0.1 न्यूटन हमने अप्लाई किया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो जितना मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है अप टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू तक। तो यहां तक जो बॉडी है, बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहती है, ठीक है ना, इस बॉडी में अभी मोशन नहीं है, यहां पे लिखिए नो मोशन, नो मोशन, ठीक है। तो अब यहां इस स्टेज के बाद, ठीक है, जो ही हम थोड़ा बहुत फोर्स अप्लाई फोर्स बढ़ाते हैं अबव दिस, ठीक है, दिस वैल्यू, तो व्हाट हैपेंस, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, अब ये मूव कर रही है, अब ये मोशन में है, ये मोशन में आ रही है, यहां पे देयर इज स्लाइट ड्रॉप इन व्हाट, इन द force of friction, there is slight drop in the force of friction, and after that the force of friction almost remains constant. So यहां से यहां तक जो बॉडी है ये मोशन में रहती है, ठीक है, यहां से ऑनवर्ड्स, ठीक है, बॉडी जो है इट इज इन मोशन, बॉडी इन मोशन। इज दिस क्लियर टू? अब देखिए यहां पे
इस वैल्यू से इस वैल्यू 0.1 वैल्यू से लेकर 0.4 वैल्यू तक, ठीक है ना, जितना हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इससे क्या हुआ, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी अराइज हुआ और बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहती है, ठीक है ना। तो यहां तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज हुआ, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स भी है, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, और बॉडी अभी भी मूव नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इस स्टेज में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, इस स्टेज तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? बॉडी इज एट रेस्ट, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, स्टिल द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये किस वजह से है, ये बॉडी क्यों रेस्ट पे फिर से है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर टू यू? सो हाउ कैन यू डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन? व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन देयर? So it is the opposing force, the force of friction, which comes into play when one body tends to move over the surface of another body. जहां पे बॉडी मूव नहीं कर रही है, कोशिश कर रही है मूव करने के लिए, किस वजह से? अप्लाइड फोर्स की वजह से। ये इस अप्लाइड फोर्स की वजह से मूव करती, मगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको मूव करने नहीं देता है। सो बॉडी कोशिश कर रही है कि वो मूव करे ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना, मगर मूव नहीं कर पा रही है ड्यू टू दिस फोर्स, अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर टू? सो इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जो इसको मूव करने नहीं देती है, इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। इज दिस क्लियर टू? सो हाउ कैन यू डिफाइन द स्टैटिक फ्रिक्शन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे लिखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। And opposing force, the opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another body. एक बॉडी, ये जो ब्लॉक है, ये कोशिश कर रही है कि ये मूव करे किस पर? ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, बट मगर मोशन नहीं है, मूव नहीं कर पा रही है। बट द एक्चुअल motion has yet not started. अभी एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है ना। ये कोशिश कर रही है मूव करने के लिए, मगर मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई। उस स्टेज तक जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, मैंने 0.1 न्यूटन अप्लाई किया, ये भी 0.1 न्यूटन हो गया। मैंने अप्लाइड फोर्स रिमूव कर दिया, ये भी डिसअपियर हो गया। मैंने अप्लाइड फोर्स 0.2 न्यूटन कर दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0.2 न्यूटन हो गया। मैंने अप्लाइड फोर्स 0.3 न्यूटन कर दिया, यानी कि अप्लाइड फोर्स भी 0.3 न्यूटन हो गया, ठीक है ना। मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। मैं अप्लाइड फोर्स कम कर रहा हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स भी कम हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। इज दिस क्लियर टू यू? तो ऐसा लग रहा है ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इट इज जस्ट लाइक एन मिरर इमेज ऑफ अप्लाइड फोर्स। इट इज जस्ट लाइक ए मिरर इमेज ऑफ व्हाट? अप्लाइड फोर्स। जैसे कि मैं किसी प्लेन मिरर के सामने जाता हूं, जितना मैं आगे जाऊंगा वो इमेज भी नजदीक आ जाएगी, अगर मैं दूर जाऊंगा वो इमेज भी दूर जाती है बाय सेम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे भी, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। So this frictional force is just like what? Mirror image of the applied force, ठीक है ना। इसी तरह से यानी कि ये खुद ब खुद एडजस्ट हो रही है। हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को मूव कराने के लिए। तो ये खुद ब खुद अराइज होता है, और खुद ब खुद अराइज नहीं हो रहा है, इतना ही नहीं खाली अराइज हो रहा है, बल्कि ये एडजस्ट भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड फोर्स। जितना हम अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है, खुद ब खुद बढ़ रहा है, खुद ब खुद बढ़ रहा है। Is this clear to you?
So it is due to this reason this static force is the self adjusting force. ठीक है ना, जो स्टैटिक फोर्स है इट इज कॉल्ड द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. इट इज सेल्फ. तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से क्या मुराद है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो ही हम इनिशियली अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं धीरे धीरे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है कंटिन्यूअसली. ठीक है ना. सो इट मीन्स दैट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इट एडजस्ट्स इटसेल्फ so that its magnitude remain same as that of the what applied force, as that of the applied force. Is this clear to you? So it is due to this reason that it is called self-adjusting force. खुद ब खुद इसी के बराबर रहता है. And now if we go on continuously increasing the what applied force, static force also increases and finally a stage reaches. यहाँ पे देखिए एक स्टेज ऐसी आ रही है, उसके बाद अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं क्या अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन अब उसके बाद नहीं बढ़ती है. इज दिस क्लियर टू यू? एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स हम कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं अप टू दिस स्टेज. फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रही है, उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फर्दर नहीं बढ़ रही है. अप्लाइड फोर्स हमने बढ़ा दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके बाद नहीं बढ़ रही है. दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर टू? एंड दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन? इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. अब इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे क्या होगा, इस स्टेज के बाद अगर थोड़ा सा हल्का सा फोर्स हम अप्लाई करेंगे, इंक्रीज अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग. अब उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू करती है. ठीक है ना. सो इट मीन्स दैट एट दिस स्टेज द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. कब? जब यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा. जब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उस वक्त जो बॉडी है वो तैयार है मूव करने के लिए. द बॉडी इज जस्ट एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. एंड उस वक्त जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो हाउ कैन यू डिफाइन दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन? अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए डेफिनेशन देंगे यहाँ पे. लिमिटिंग फ्रिक्शन the maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another object. ठीक है. The maximum opposing force that comes into play when one body is just at the verge of moving over the surface of another object. तैयार है कि वो मूव करे. ठीक है ना. But actual motion is not there. अभी yet the actual motion is not there. अभी actual motion नहीं है. बॉडी तैयार है कि वो मूव करे over the surface of another object. उस वक्त जो force of friction होगा उसको कहते हैं limiting friction. Is this clear to you? Okay. अब इसके बाद अब देखिए यहाँ पे, अब अगर उसके बाद फोर्स अप्लाइड फोर्स हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, देयर इज नो इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ दिस स्टैटिक, देयर इज नो इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. उसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होता है. तो अब अप्लाइड फोर्स क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. इज दिस क्लियर? तो और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो उसके बाद क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट्स देयर स्लाइट डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब देखिए यहाँ पे पहले 0.4 था लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बाद
देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे. इज दिस क्लियर टू यू? ओके. उसके बाद ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है. अगर हम उसके बाद फोर्स कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे अप्लाइड फोर्स, देयर वुड बी ऑलमोस्ट नो चेंज इन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे बॉडी मोशन में है तो इस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. दिस कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना, व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं व्हाट वी कॉल काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. सो व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन? तो इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे आ गई. तो किसको कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, किसको कहेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन भी इसको कहते हैं. द अपोजिंग फोर्स that comes into play when one body is actually moving over the surface of another body. Is this clear to you? Is called what? Kinetic friction or dynamic friction. उसी को कहते हैं kinetic friction or dynamic friction. And now if we plot graph between applied force and force of friction, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे. If we plot graph between applied force and force of friction, यहां से ले लेंगे applied force, यहां से applied force, यहां से force of friction, ठीक है. यहां से force of friction, ये ऑरिजिन हो, यहां पे ऑरिजिन O है. एंड नाउ ओके. अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये अप्लाइड फोर्स है F डैश, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है F. यहां से वी गेट ए कर्व लाइक दिस. ठीक है. दिस वुड द शेप ऑफ द कर्व. ओके. O से लेकर A तक. Is this clear? There is increase in the force of friction with increase in the applied force. Applied force भी बढ़ा रहे हैं, force of friction भी बढ़ रही है. Linearly, there is linear increase. यानी कि मतलब जितना applied force हम बढ़ा रहे हैं उतना ही force of friction भी बढ़ रहा है. Linearly, up to this value. So OA represents what? Static friction. Static friction. Self-adjusting force. ठीक है ना. अब ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है पहले, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है. ये एंगल बना रही होगी. अगर यहां से और यहां से एक सेम स्केल यूज करेंगे तो यहां से ये एंगल बनाएगा 45 डिग्री. तो 45 डिग्री से मुराद ये है जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा. इज दिस क्लियर टू? अप टू द पॉइंट ए. अब पॉइंट ए पे देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज मैक्सिमम. सो दिस रिप्रेजेंट एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन.
तो यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इट इज मैक्सिमम. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, ओके. एंड दिस मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. FL से रिप्रेजेंट करेंगे. FL मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो यहां से यहां तक जो वैल्यू है, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट्स लिमिटिंग फ्रिक्शन. FL. Is this clear? Maximum static friction. And after that, if we increase the applied force above this force of friction, limiting friction, what will happen? There is slight decrease in the force of friction. ठीक है ना? अगर हम applied force beyond limiting friction हम increase करेंगे, there is slight decrease in the force of friction. Is this clear? Okay. And after that, the force of friction almost remains constant. And यहाँ से जो बॉडी है ये मोशन में होगी, यहां से अब ये मोशन में है कंटिन्यूसली. एंड दिस यहां तक, यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन. ठीक है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? लेस, स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर? एंड जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या है? इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन नहीं है. काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये भी सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन नहीं है. ओनली द स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर? तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन है, इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर दैट. इज दिस क्लियर टू यू? अगर हम फर्दर फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे, देयर विल बी ऑलमोस्ट नो चेंज इन द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ द बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. इज दिस क्लियर टू यू? ओके, ये मैंने समझा दिया. अब नाउ द क्वेश्चन इज हियर, व्हाई देयर इज स्लाइट डिक्रीज in the force of friction. ठीक है ना? Beyond when the body comes into motion. जो ही body motion में आती है, उसके बाद जो force of friction है, there is slight decrease in the force of friction after that. Is this clear? Okay. Why it is so? It is because of the fact that once the motion is started, एक बार motion start हो गई, then due to the inertia of motion, there is slight decrease in the what? Force of friction. यानी कि अगर बॉडी एक बार मोशन में आ गई, तो वो अगर बॉडी मोशन में है तो वो अपोज करेगी किसी भी फोर्स को जो उसको रोकने की कोशिश करेगा. ठीक है ना? द बॉडी विल अपोज टू सम एक्सटेंट एनी फोर्स विच ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है ना? विच ट्राई टू स्टॉप द बॉडी, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को वो किसी हद तक वो उसको अपोज करेगी. इसलिए जो यहाँ पे जो जब बॉडी मोशन में आती है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो है स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर यू? ओके. एंड अनदर रीजन इज दैट व्हेन द बॉडी वंस द मोशन स्टार्ट्स, ठीक है ना, तो उसके बाद जो इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है इन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, उनको अब इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए विद द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. उनमें अब इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अच्छी तरह से लॉक हो जाए फिर से. ठीक है ना? सो इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. इज दिस क्लियर?